हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपके लिए एक अच्छा वीडियो आने वाला है जिसमें हम शेयर मार्केट से रिलेटेड वो छोटे से छोटे पॉइंट, जैसे शेयर किसे कहेंगे, इक्विटी शेयर क्या होता है, वही जो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे डीमेट अकाउंट क्या होगा, ईपीएस क्या होता है, वहीं जो कैपेक्स क्या होगा, शेयर मार्केट और डिबेंचर में क्या अंतर होता है, आरओसीई क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो अक्सर आप सुनते हैं, लेकिन उसका अच्छे से अगर मतलब नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा रहे हैं। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक छोटे से छोटे पॉइंट को लेकर। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हम शेयर किसे कहेंगे। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब होता है कंपनियों में हिस्सा, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर किसी कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख शेयर जारी किए और आपने इस 1 लाख में से 10,000 शेयर अगर आपने खरीद लिया तो आप समझिए कि उस कंपनी के 10% हिस्सेदार बन जाते हैं, और आप जब चाहें तब इन शेयरों को स्टॉक मार्केट में ही बेच सकते हैं। वही सेकेंड नंबर का जो हमारा पॉइंट है, इक्विटी शेयर हम किसे कहेंगे, ये भी हमें समझना होगा। इक्विटी शेयर का सबसे पॉपुलर प्रकार है। आमतौर पर हम जिन शेयर की बात करते हैं वो इक्विटी शेयर ही होते हैं, लेकिन हम इक्विटी कहने के बजाय सिर्फ शेयर कहते हैं जब तक कि उन शेयर के पहले कुछ और ना लिखा हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर या डीवीआर शेयर। जैसे दूसरे शब्दों में इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं उन्हें कंपनी का मालिक कहा जाता है और उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर भी कहा जाता है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी तरह है आपका स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट में खरीदे और बिकने वाले शेयर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, डिबेंचर, फ्यूचर्स, ओपेस और कमोडिटी किसी भी प्रकार का अगर होगा। उन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाता जो ओवर दी काउंटर मार्केट में ट्रेड करती हैं, क्योंकि वे शेयर बहुत अधिक जोखिम वाले होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना होने की वजह से उनको बेचना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसमें जो लिक्विडिटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम होती है। इसलिए इन सभी पॉइंटों को आपको एक एक करके समझना होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है वो है शेयर बाजार या शेयर मार्केट। क्या होता है शेयर मार्केट? शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये किसी भी दूसरे बाजार की तरह ही होता है जहां पर जाकर लोग शेयर की खरीद बिक्री का काम करते हैं। इसका काम आप ऑफलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये ऑनलाइन भी हो चुका है। दूसरों शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है वह जगह होती है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और अन्य जो सिक्योरिटीज होती हैं को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स को मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही खरीदा और बेचा जा सकता है। ये पहले हमने इस पॉइंट को बताया ही था। और भारत में बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा आपका एनएसई जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। यहीं पर ही आप शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। शेयर मार्केट के प्रकार की बात किया जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। एक है आपका प्राइमरी शेयर मार्केट और दूसरा है आपका सेकेंडरी शेयर मार्केट। क्या होता है इसको भी समझ लिया जाए। जैसे आपका प्राइमरी होता है, प्राइमरी का मतलब प्रथम होता है। प्राइमरी शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर को पहली बार इशू किया जाता है। कंपनी को जब भी सबसे पहले शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है और स्टॉक इशू होते हैं तो ये सब प्राइमरी शेयर मार्केट में ही होता है। ये चीज़ें आपको समझना होगा। जब कंपनी पहली बार शेयर्स को बेचती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या शॉर्टकट में आईपीओ कहा जाता है। इससे पहले का जो वीडियो था हमने पूरी विस्तार से आईपीओ पर ही बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे रोककर आप इससे पहले वाला जो आईपीओ का वीडियो है उसको देख लीजिए। जिसके बाद कंपनी सार्वजनिक हो जाती है। आईपीओ के लिए जाते समय कंपनी को अपने बारे में, उसके फाइनेंशियल्स, प्रमोटर्स, यो बिजनेस, यहाँ तक कि स्टॉक की जानकारी देनी जरूरी होती है। वही सेकेंडरी शेयर मार्केट में पहले से लिस्टेड कंपनीज के शेयर को
खरीदकर और बेचकर ट्रेडिंग की जाती है। जब हम नॉर्मली शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात करते हैं कि हम पैसा लगाने जा रहे हैं, तो हम सेकेंडरी शेयर मार्केट की ही बात कर रहे होते हैं। सेकेंडरी शेयर मार्केट में ही एक स्टॉक या शेयर की कीमत लगाई जाती है और उसे फायदे या नुकसान के साथ खरीदा या बेचा जाता है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि अगर हम शेयर खरीदना चाहें तो किस तरह से शेयर खरीद सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझना होगा, सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लेते हैं तो आपका अगला कदम शेयर बाजार में निवेश प्रक्रिया को शुरू करना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपकी किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलना होता है। ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसमें हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक अलग से हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे इसे खोला जाता है, क्या क्या सावधानियां होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। डीमेट अकाउंट की बात किया जाए तो जिस तरह से आप बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, उसी तरह से डीमेट अकाउंट में आपके निवेश से संबंधी सभी सिक्योरिटीज जैसे शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड आदि को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में स्टोर किया जाता है। आपके पास एक बैंक अकाउंट तो जरूर होगा, उसी तरह से शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह से डीमेट अकाउंट में जो शेयर होता है उसको डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। तो ये नॉर्मल अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें आपको अब समझ में आ चुकी होंगी। इसी तरह से एक और अकाउंट होता है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। डीमेट अकाउंट की तरह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी महत्वपूर्ण है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। यह अकाउंट आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट की सहायता से कभी भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इसके साथ अगला जो हमारा पॉइंट है कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं यानी कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर की मदद से डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। इसके बाद आपको डीमेट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट से आप अपने डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कीजिए और ब्रोकर की वेबसाइट पर खुद लॉगिन कर या उसे ऑर्डर देकर किसी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। इसके बाद वह शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप जब चाहें उसे किसी कामकाजी दिन में ब्रोकर के माध्यम से ही बेच सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट के माध्यम से समझा जाए, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे सामने कई सवाल होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सवाल जरूर उठता है, जैसे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, कहाँ निवेश और कैसे निवेश करें, या निवेश करने में कोई धोखा तो नहीं है। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम आसानी से शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। जब भी कभी निवेश करना हो तो उस कंपनी के हालतों पर अवश्य नजर रखें। शेयर विकास दर कम हो या महंगाई दर ज़्यादा हो तो बड़ी कंपनियों पर नजर रखें, क्योंकि ऐसी स्थितियों में छोटी कंपनियों के मुकाबले बड़ी कंपनियों के शेयर अच्छी स्थिति में होते हैं। जब भी शेयर बाजार की हालत थोड़ी कमजोर हो तो बड़ी कंपनियों पर नजर रखें। कोई भी शेयर खरीदने और बेचने के लिए हमेशा एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसके पास से 2 अकाउंट ओपन करना होगा। एक अकाउंट है आपका डीमेट अकाउंट और दूसरा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बारे में हमने बात किया, किसी दिन और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यह अकाउंट खोलने के बाद आप आसानी से किसी भी शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। आपको ऐसे ब्रोकर चुनना चाहिए जो आपको कम फीस में अच्छी सेवा दे सके। और शेयर बाजार में पैसा लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको फाइनेंशियल प्लान की भी ज़रूरत होती है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कि आप किस स्थिति में हैं, कैश फ्लो, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से उधार लेकर या लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट करें, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और रिस्क लेने की क्षमता पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट बिना रिस्क के आप इसमें इन्वेस्ट ना ही करें। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस कंपनी में कहां पे कितने शेयर लेने जा रहे हैं, वरना आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें, भले ही थोड़े से समझ लें। इसीलिए आपको ये वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे इसमें हम इन्वेस्ट करें। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में
में देखेंगे तब बात आपको समझ में आएगी। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पैन कार्ड। अब पैन कार्ड क्या होता है इसके बारे में तो सभी को जानना जरूरी चाहिए। दरअसल पैन कार्ड जो है वो भारत में किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए, आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे आज के समय में, तो बिना पैन कार्ड के कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आप इसे बनवा लीजिए। वहीं दूसरी जो पॉइंट आता है वो है आपका केवाईसी। केवाईसी तो आप जानते ही हैं, तो एक तरह से केवाईसी भी चाहिए और पैन कार्ड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है आपका इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की क्या ज़रूरत है, अगर हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट से आप जो भी शेयर खरीदेंगे उसका भुगतान करने के लिए आपको अपने ब्रोकर को पेमेंट देना होगा, क्योंकि आपका ब्रोकर ही आपके पैसे को शेयर बेचने वाले तक पहुंचाएगा और आपने जो भी शेयर खरीदा है वह शेयर आपके डीमेट अकाउंट में जमा कर देगा। यही वजह है कि आपको अपने ब्रोकर को भुगतान करने के लिए अनिवार्य रूप से एक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अभी तक आपने नहीं खोला है तो आप ये ऑनलाइन जो बैंकिंग है या इंटरनेट बैंकिंग की जो व्यवस्था है इसको आप ओपन कर लें। आपके सभी तरह के भुगतान का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर एक अकाउंट खोलता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो दो अकाउंट कौन कौन से होने चाहिए, एक आपका डीमेट अकाउंट और दूसरे नंबर का होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। दरअसल आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए सर्वप्रथम अपने इसी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे एवं शेयर बेचने पर आपका ब्रोकर इसी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको शेयर के बदले पैसा जमा कर देगा। इसी तरह से आपकी शेयर की खरीद बिक्री चलती रहती है, आपको फायदा भी होगा समय समय पे और लॉस भी होगा। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए कि जो स्टॉक ब्रोकर है उसका चयन आप किस तरह से करें, ये भी तो हमें समझना चाहिए। ऐसे तो नहीं है हम किसी को अपना ब्रोकर बना ले। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक खरीद या बेच नहीं सकता, ये चीज़ें आपको समझना होगा। इसीलिए ब्रोकर की ज़रूरत होती है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज तक हमारे स्टॉक खरीदने या बेचने के आर्डर को किसी स्टॉक ब्रोकर के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तभी तो शेयर खरीदने के लिए या स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए किसी को भी एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जो एक ऐसी एजेंसी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए प्राधिकृत होती है, यानी कि रजिस्टर्ड होती है। एक बार दोबारा हम डीमेट अकाउंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आ गया है। जैसे किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए शेयर को अपने पास रखने के लिए हमें अनिवार्य रूप से डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिसमें खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में क्रेडिट रहते हैं, लेकिन जब इसे बेचा जाता है तो इसे बेचने पर भी हमें इस अकाउंट से डेबिट कर दिए जाते हैं। प्राय देखा जाए तो हर एक बार यही सिलसिला चलता रहता है। किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने का काम ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से ही किया जाता है, जिसमें हमें एक यूजर आईडी, ध्यान रखिएगा, एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। प्राय इसकी मदद से ही हम लोग स्टॉक ब्रोकर के सॉफ्टवेयर या सिस्टम का उपयोग करके कोई भी स्टॉक खरीदने अथवा बेचने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो समय समय पे आप ग्राफ देखते हैं, उस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव किस तरह से आता है। किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने या घटने जैसी जानकारियों के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है कि कंपनी फायदे में है या नुकसान में है। चूंकि लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है और उसकी स्थितियों में रोज कुछ ना कुछ बदलाव आता है, इसीलिए न्यूज़ में देखते हैं, बताया जाता है कि आने वाले समय में अगले दिन क्या होगा, इसके बाद अगले दिन क्या होगा, या जब मार्केट खुलेगा तब क्या होगा। इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने से उसके शेयरों के बदलाव होता है और कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। अगर कोई कंपनी लिस्टिंग समझौते से जुड़ी शर्त का पालन नहीं करती है तो उसे कौन सी संस्था है, हमने कल भी बात किया था, वो है आपकी संस्था सेबी। तो उसे सेबी संस्था बीएसई या एनएसई से डीलिस्टेड कर देती है। शायद आपको पता होगा कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल वॉरेन बफे भी शेयर मार्केट में ही निवेश करके अरबपति बने थे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे हाउ टू अर्न मोर मनी बाई शेयर मार्केट, तो आपका इनका भी नाम आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट के कार्य की बात किया जाए तो किस तरह से ये कार्य करता है इसको भी समझा जाए। जैसे कंपनियां अपने शेयर की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ लाती हैं और अपने शेयर स्वयं द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती हैं, और एक बार आईपीओ हो जाने के बाद शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं समय समय पे कभी शेयर का प्राइस हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। सबसे पहले आईपीओ लाते समय शेयर
शेयर्स के प्राइस कंपनी निर्धारित करती है, ये चीज़ें आपको समझना होगा। लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य निर्धारित करने में कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए आईपीओ से पहले क्या स्थिति होती है और एक बार अगर कंपनी का आईपीओ आ गया और वह शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो गई तो क्या अंतर हुआ, ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। और शेयर्स के मूल्य स्वतंत्र रूप से शेयर्स के डिमांड और सप्लाई के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगर खरीदे जाने वाले शेयर्स की तुलना में बेचे जाने वाले शेयर्स की संख्या कम होगी तो शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, और अगर बेचे जाने वाले शेयर्स की तुलना में खरीदे जाने वाले शेयर्स की संख्या कम होगी तो शेयर्स प्राइस क्या होगा, कम होगा। वही डिमांड और सप्लाई वाला यहाँ पे रूल होगा। शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनियों को समय समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां निवेशकों के साथ साझा करनी होती है, और इसी जानकारियों के आधार पर निवेशक कंपनियों का मूल्यांकन करते हैं, और इस मूल्यांकन के आधार पर शेयर्स की डिमांड और सप्लाई घटने बढ़ने से शेयर्स की जो प्राइस है वो समय समय पे या यूँ कहें कि हर दिन इस तरह से चेंज होते रहते हैं। इसके बाद कुछ और टर्म है, छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि बुल क्या होता है या बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। बुल मार्केट आमतौर पर शेयर बाजार से संबंधित होता है, लेकिन यह सभी वित्तीय बाजारों जैसे मुद्राओं, ब्रांडों, वस्तुओं आदि पर लागू होता है। बुल मार्केट के दौरान अर्थव्यवस्था में सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे जीडीपी बढ़ना, नौकरी में वृद्धि होना, स्टॉक की बढ़ती कीमतें आदि के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बुल हो रहा है या बियर हो रहा है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाए तो वो क्या होता है या कौन सी स्थिति होगी, वो बुल होगी। इसी का उल्टा आपका होगा बियर मार्केट। क्या होता है? बुल मार्केट के विपरीत बियर मार्केट है जो आमतौर पर खराब अर्थव्यवस्था, कम नौकरियों, मंदी और शेयर की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक नीचे की ओर जाएगा। बियर मार्केट निवेशकों के लिए कम समय के लिए लाभदायक शेयरों को चुनने का कठिन बना देता है। मजेदार बात है कि बुल का अर्थ क्या होता है? बैल होता है, और बियर का अर्थ होता है भालू। बुल और बियर शब्द जो बाजार में उपयोग किए जाते हैं, इन जानवरों के उन्हें उनके विरोधियों पर हमला करने के तरीकों से लिया गया। एक बैल अपने सींगों को हवा में ऊपर उछालता है, ये आप सींग को देखिए तो किस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि भालू के पैर को अगर आप देखेंगे तो अपने पंजे को नीचे की ओर झुकाता है। ये क्रियाएं एक बाजार की गति के लिए रूपक हैं। यदि प्रवृत्ति ऊपर की ओर है तो उसे हम बुल कहेंगे, और अगर नीचे है तो हम उसे बियर कहेंगे। तो ये शब्द आप समय समय पे सुनते रहते हैं कि मार्केट में बुल वाली स्थिति आ गई है और बियर वाली स्थिति आ गई। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि ब्लू चिप कंपनी किसे कहेंगे, क्योंकि ये भी तो आप सुनते हैं कि ब्लू चिप कंपनी कौन कौन सी है। अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ कंपनियों के नाम आते हैं, तो ब्लू चिप कंपनी कौन कौन सी है? शेयर मार्केट में चुनी गई सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ये मार्केट की सबसे विश्वसनीय और अधिक ट्रेड की जाने वाली कंपनियां होती हैं। ब्लू चिप कंपनियां फाइनेंशियल रूप से काफ़ी मजबूत होती हैं, जिससे मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जैसे रिलायंस कंपनी है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, टाटा, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज पर चुनी गई ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपेक्स। ये कैपेक्स क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म होता है। कैपेक्स किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब किसी कंपनी या फैक्ट्री में फिक्स एसेट परचेज की जाती है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स या कोई इक्विपमेंट, या फिर अगर कोई मशीन पहले से ही है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उस मशीन को अपग्रेड कर दिया जाता है। इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसे ही हम कैपेक्स कहते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी में बात करें तो इसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कंपनी में कोई मशीन है और उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वह बहुत पुरानी भी हो गई है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होने लगा या कम हो रहा है। अब इसकी जगह पर कोई नई मशीन खरीद कर रख देना जिससे वह प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे या बढ़ जाए। तो ये जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं ये कैपिटल नेचर के होते हैं, और इसे ही हम कैपिटल एक्सपेंसेस के रूप में थे। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि ईपीएस क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे अर्निंग पर शेयर। एक ऐसा नंबर होता है
जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी हर सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। तो किसके माध्यम से हमें पता चलेगा? ये ईपीएस के माध्यम से। निवेशकों के लिए ईपीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है जो कंपनी के अर्निंग पावर को बढ़ाता है, और जिस भी कंपनी का अर्निंग पावर जितना ज़्यादा होता है उतना ही उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। ईपीएस के आधार पर ही प्राइस अर्निंग रेशियो और डिविडेंड पे आउट की गणना की जाती है। यह भी पता किया जा सकता है कि एक कंपनी खुद के लिए हर एक शेयर के लिए कितना पैसा कमाती है और कितने फायदे में आगे बढ़ती जाती है। या सरल शब्दों में इस तरह से कहें कि अगर बात की जाए तो ईपीएस की मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक शेयर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आना चाहिए। वही इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आरओई। आरओई क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी भी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला है यह बताता है आपका आरओई। यानी किसी भी कंपनी में इक्विटी यानी निवेशक और मालिक के 1 रुपए के निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह आप आरओई के माध्यम से जान सकते हैं। किसी कंपनी का आरओई से हमें यह पता चलता है कि हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। मतलब जिस कंपनी का आरओई जितना अधिक होगा वह कंपनी निवेश के लिए उतना ही अच्छा होती है। वैसे आरओई कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर बाजार में किसी शेयर में निवेश करना चाहते हैं या निवेश करने की प्लान बना रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का आरओई 20% से लेके 25% से अधिक होना चाहिए, या ये कह सकते हैं इसके बीच में होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, पॉइंट का नाम है आरओसीई। ये क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें यह बताता है कि किसी बिजनेस में लगे टोटल कैपिटल पर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर, या इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि कंपनी अपने पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग कर रही है। प्रॉफिट बनाने के लिए या प्रॉफिट कम से कम कर्ज के ब्याज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी निवेशक को कुछ रिटर्न मिलेगा, वरना सिर्फ ब्याज भरने में ही सारा मुनाफा चला जाएगा। और अगर कंपनी कर्ज के ब्याज से भी कम रिटर्न दे रही है तो कंपनी को रिजर्व एंड सरप्लस से भी कर्ज का ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो कि निवेशकों के लिए नुकसान की बात है। इसलिए अगर आप बात करें एक निवेशक के तौर पर हमें किसी भी कंपनी का क्या चीज आरओसीई देखना चाहिए, और अगर किसी कंपनी का आरओसीई 20% या 20% से अधिक है तो वह निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इस वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट यह है कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम शेयर की बात करें तो हमें इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर होता है। कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट ये है कि शेयर किसी कंपनी का कैपिटल होता है, किंतु डिबेंचर किसी कंपनी का डेब्ट होता है। डेब्ट मींस कर्ज की बात हो रही है। अतः कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी का एक हिस्सा होता है, जबकि डिबेंचर होल्डर कंपनी का हिस्सा नहीं होता है। डिबेंचर से हमें यह पता चलता है कि कंपनी किसी ऋण में है या नहीं, इसलिए हमें ये चीज़ें समझना होगा। इसलिए हमने पहले आपको बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले ये देखें कंपनी किस स्थिति में है। किसी शेयर का डिविडेंड कंपनी के तात्कालिक लाभ पर निर्भर करता है, किंतु डिबेंचर में निवेशक को इस बात से अलग ब्याज प्राप्त होता है कि कंपनी लाभ में है या घाटे में। वही तीसरा पॉइंट ये है कि रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के प्राप्त नहीं हो सकते हैं, किंतु डिबेंचर की राशि एक निश्चित समय के पूरे हो जाने पर अपने एक्सपायरी डेट के समय डिबेंचर होल्डर को सौंप दी जाती है। वही चौथा पॉइंट यह है कि शेयर में किसी शेयर होल्डर को लाभ के तौर पर डिविडेंड प्राप्त होता है, जबकि डिबेंचर में निवेशक को क्या प्राप्त होता है, वो आपका इंटरेस्ट या ब्याज प्राप्त होता है। और सबसे अंतिम पॉइंट यह है पांचवा, शेयर होल्डर का कंपनी के एसेट पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता, जबकि डिबेंचर होल्डर का किसी कंपनी के सभी एसेट अथवा किसी निश्चित एसेट पर चार्ज होता है। शेयर के लिए किसी भी तरह के सिक्योरिटी चार्ज जारी नहीं किए जाते हैं, किंतु डिबेंचर के लिए सिक्योरिटी चार्ज जारी किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। हमने शेयर मार्केट भी समझा, वही स्टॉक मार्केट भी समझा और डीमेट अकाउंट के बारे में भी समझा। डीमेट अकाउंट के बारे में हम अलग एक वीडियो में बात कर देंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को आपको समझना होगा, भले ही समय लग जाए, लेकिन अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया समय देकर तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार से बने रहिए। अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसको पोस्ट के माध्यम से आपको समझा देंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केएलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।